नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र की मोदी सरकार ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर कृष्णमूर्ति पी सुब्रमण्यम के कार्यकाल को तत्काल प्रभाव से खत्म करने की मंजूरी दे दी है। वह 1 नवंबर 2022 से इस पद पर तैनात थे। पाकिस्तान को दी गई फाइनेंशियल सुविधाओं पर IMF बोर्ड की अहम रिव्यू मीटिंग से पहले ये फैसला लिया गया है। केवी सुब्रमण्यम भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEA रह चुके हैं। उन्होंने साल 2018 से 2021 तक सबसे युवा CEA का खिताब भी अपने नाम किया था। अर्थव्यवस्था की स्थिति और आर्थिक सुधारों पर भारत सरकार को समय समय पर सलाह देने के साथ ही वह हर साल बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव में जीत और दोबारा से प्रधानमंत्री चुने जाने पर एंथनी अल्बनीज को प्रधानमंत्री मोदी ने जीत की बधाई दी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि एंथनी अल्बनीज को उनकी शानदार जीत और दोबारा ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई। यह जबरदस्त जनादेश दिखाता है कि ऑस्ट्रेलियाई जनता को आपके नेतृत्व में कितना भरोसा है। मैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और तरक्की के लिए आपके साथ काम करने को उत्सुक हूं। इसी के साथ दुनिया भर के कई नेताओं ने भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को उनकी जबरदस्त चुनावी जीत पर बधाई दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच की मजबूत दोस्ती की तारीफ की और ऑक्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप की लगातार तरक्की को सराहा। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का करीबी और भरोसेमंद दोस्त है और वे अल्बनीज के साथ मिलकर आज़ादी और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया को उनके लगातार समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वे दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी को और आगे ले जाना चाहते हैं। अरबपति निवेशक वॉरेन बफेट ने ऐलान किया है कि वे इस साल के अंत में बर्कशायर हैथवे के CEO के पद से इस्तीफा दे देंगे। 94 साल के बफेट ने अपनी कंपनी की वार्षिक बैठक में कहा कि वो वाइस प्रेसिडेंट ग्रेग एबल को कंपनी की बागडोर सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वह समय आ गया है कि जब ग्रेग को साल के अंत में कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन जाना चाहिए। बता दें कि बफेट ने बर्कशायर हैथवे को एक समय में विफल होती टेक्सटाइल कंपनी से एक बड़ी निवेश कंपनी में बदला था, जिसकी वर्तमान में कीमत करीब $1.16 ट्रिलियन है। उन्हें दुनिया का सबसे सफल निवेशक माना जाता है। बर्कशायर हैथवे के पास 60 से अधिक कंपनियां हैं, जिनमें बीमा कंपनी गेको, बैटरी निर्माता ट्यूरासेल और कई रेस्टोरेंट जैसे डेयरी क्वीन शामिल है। इसके अलावा उसके पास एप्पल, कोका कोला, बैंक ऑफ अमेरिका और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियों में भी बड़ी हिस्सेदारी है। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने शनिवार को बेंगलुरु पुलिस की ओर से उनके खिलाफ FIR दर्ज किए जाने के तुरंत बाद स्पष्टीकरण जारी किया। बता दें कि उन पर ये FIR एक कन्नड़ गीत गाने की मांग की तुलना पहलगाम हमले से करने के लिए की गई। कन्नड़ रक्षण वेदिका नाम के कन्नड़ संगठन ने सोनू निगम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गायक ने आतंकवादी हमले के साथ तुलना करके कन्नड़ भाषी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इससे न केवल कर्नाटक के विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा दिया है, बल्कि हिंसा भड़कने की आशंका भी पैदा की है। दरअसल सोनू निगम पिछले हफ्ते जब एक निजी कॉलेज परिसर में एक संगीत समारोह में गाना गा रहे थे, तभी कुछ युवाओं ने उनसे कन्नड़ में गीत गाने का आग्रह किया। शिकायत में कहा गया है कि इस पर निगम ने जवाब दिया कि पहलगाम में हुई घटना के पीछे यही कारण है। कृपया देखें आपके सामने कौन खड़ा है। मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। वहीं संगठन का कहना है कि निगम का ये बयान आपत्तिजनक, विभाजनकारी और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हानिकारक है। और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए अपने स्पष्टीकरण में सोनू निगम ने कहा कि आप उन्हें एक दर्शक के रूप में आपको गाने के लिए धमकाने की अनुमति नहीं दे सकते, लेकिन जो लोगों को उकसाते हैं उनको उसी समय रोकना बहुत जरूरी है। प्यार की भूमि में नफरत के बीज अगर कोई बो रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह पिछले अक्टूबर में शुरू की गई आतिशी सरकार की इलेक्ट्रिक मोहल्ला बस परियोजना को अनुचित श्रेय लेने के लिए दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन पहल के रूप में पेश कर रही है। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी बसों का उद्घाटन करने के बावजूद उन्हें सड़कों पर उतारने में विफल रही। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा
दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन पहल यानी DEPI परियोजना के तहत 400 नई इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र पर वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट में गलत डेटा प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है और झूठा हलफनामा दाखिल करने के लिए संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बोर्ड ने सरकार के इस बयान पर गंभीर आपत्ति जताई है कि 2013 के बाद केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड की गई वक्फ संपत्तियों की संख्या में चौंकाने वाली वृद्धि हुई है। PTI के मुताबिक बोर्ड ने केंद्र पर गलत डेटा पेश करने का आरोप लगाया और झूठा हलफनामा दाखिल करने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पहलगाम हमले के विरोध में आयोजित एक रैली में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले की निंदा की और आरोप लगाया कि आतंकी हमले का इस्तेमाल नफरत को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। किसान संगठनों के छत्र निकाय, जिसने दिल्ली की सीमाओं पर 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ 2020 और 21 के किसानों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, ने अपने बैनर तले सभी संगठनों से देश के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक चरित्र की रक्षा के लिए गांव और शहर के स्तर पर अभियान शुरू करने का आह्वान किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत पर भीड़ द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा करता है। वह पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ आक्रोश रैली में भाग ले रहे थे। SKM उन सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और उत्तर प्रदेश में जंगल राज को समाप्त करने की मांग करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच भारत ने पाकिस्तान को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है। भारत ने शनिवार को पाकिस्तान से सभी तरह के मेल और पार्सल के आदान प्रदान को निलंबित कर दिया। सेवाएं निलंबित करने का आदेश डाक विभाग ने जारी किया, जो संचार मंत्रालय के तहत काम करता है। डाक विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारत सरकार ने हवाई और जमीनी रास्तों के माध्यम से पाकिस्तान से आने वाले सभी तरह के मेल और पार्सल सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया है। सिंधु जल संधि पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भारत सरकार से एक अपील की है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि जब सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे तो जम्मू कश्मीर के लोगों को उसमें नहीं लिया गया था। इस संधि के कारण सबसे ज्यादा जिसे नुकसान हुआ वह जम्मू कश्मीर को हुआ है। फारूक अब्दुल्ला ने दावा करते हुए कहा कि हम कोई भी बिजली घर नहीं बना सकते जब तक कि उनकी यानी पाकिस्तान इजाज़त नहीं दे। हम वहां से एक बाल्टी पानी नहीं निकाल सकते जब तक उनकी इजाज़त ना हो। हमारा विंटर कैपिटल जिसे जम्मू कहते हैं वह पानी से महरूम है। मैंने अपनी पहली हुकूमत में कोशिश की थी कि वहां का पानी वहां के लिए लाया जाए। 200 करोड़ का हमने प्रोग्राम बनाया था मगर वह रुक गया। मैं भारत की सरकार से अपील करता हूं कि आज वक्त आ गया है, वो पानी थोड़ा सा जम्मू के लिए लाइए। हम प्यास से मर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तान गांधी का देश है और गांधी के देश में जरूर आज हमने उन्हें पानी बंद करने की धमकी दी है मगर हम उनको मारेंगे नहीं। हम इतने जालिम नहीं हैं जितने वो हैं। वो अपने देश को बचा नहीं सके और अब हमारे देश को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम में हुए आतंकी हमले से कुछ दिन पहले खुफिया एजेंसियों ने पर्यटकों को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई थी। खास तौर पर श्रीनगर के पहाड़ी इलाकों में स्थित होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों को, जो जबरवान रेंज की तलहटी में हैं। इसके बाद इन इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई और दाचिगाम, निशाद और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान की निगरानी के लिए शीर्ष पुलिस अधिकारी श्रीनगर में डेरा डाले हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.